नमस्कार साथियों। मैं सचिन गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी बिहार स्पेशल में बिहार के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे, जो न केवल आपकी जो 71 बीपीएससी है के साथ साथ बिहार के जितने भी अन्य एग्जाम हैं, वनडे एग्जाम जितने भी हैं, जैसे टीचर भर्ती हुई, साथ साथ पुलिस का जो हुआ एग्जाम, उन सभी में ये उन सभी में जो बिहार की हिस्ट्री है यानी बिहार का जो इतिहास है वो एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन आज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी पूरी एकाग्रता के साथ हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए पहले शुरुआत करते हैं। तो हम पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था। आप हमने हमारे साथ सारे ऑप्शन को देखिए, उसके बाद इसको हल करने का प्रयास करिए। देखो पहला ऑप्शन दिखा रहा है कि मगध। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम जाना जाता। ऑप्शन है आपके मगध, दूसरा ऑप्शन है अंग, तीसरा ऑप्शन है मगध, सॉरी पहला ऑप्शन मिथिला, दूसरा अंग, तीसरा मगध और चौथा बज्जी। तो इसका सही उत्तर होगा मगध। यानी प्राचीन काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। तो हम अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो बिहार का क्षेत्रीय क्षेत्र को दक्षिणी बिहार एक शक्तिशाली महाजनपद मगध के रूप में जाना जाता था। प्राचीन साम्राज्य में कई साम्राज्य में हार्दिक वंश, स्नान वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये सभी बिहार में होने वाले महत्वपूर्ण साम्राज्य थे। अगर हम लोग मगध महाजनपद, तो महाजनपद हम अध्ययन करें तो 16 महाजनपद हमें दिखाई पड़ते हैं। कितने? 16, जिसमें 3 हमें बिहार में दिखाई पड़ते हैं। 3 में से एक था मगध, हमने पढ़ लिया, पहला मगध, दूसरा था बज्जी, तीसरा था अंग। तो ये 3 हैं जो हमें बिहार में दिखाई पड़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हर्यक वंश के किस शासक को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। आप लोग क्वेश्चन को समझें। कह रहा है कि हर्यक वंश, ठीक से क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। हर्यक वंश के किस शासक को पितृहंता, यानी पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला, पिता की हत्या करने वाला, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। तो अगर हम लोग क्रम देखें तो पहला राजा जो हुआ था हर्यक वंश का वो बिंबिसार था। उसका पुत्र हुआ अजातशत्रु, उसका पुत्र हुआ उदयन, और शेषनाग वंश का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये शेषनाग वंश से रिलेटेड है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हम लोग पढ़ते हैं अजातशत्रु, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। इसी कारण जो हर्यक वंश है इसको हम लोग पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अजातशत्रु। और एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी संभाली, इसी कारण उसे पितृहंता कहा जाता है। चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न पूछ रहा है किस शासक ने पाटलिपुत्र अर्थात आधुनिक पटना की को मगध की राजधानी बनाया। तो सिंपल सिंपल पूछ रहा है कि जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनी थी उसकी स्थापना किसने करी। आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन पर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश में हमने राजा पढ़े थे, कौन सा? बिंबिसार, जो उसका संस्थापक था। दूसरा राजा हमने पढ़ा अजातशत्रु, जिसे हम लोगों ने अभी पितृहंता के नाम से पढ़ा। तीसरा हमने पढ़ा उदयन, ठीक है। तो जो अजातशत्रु और बिंबिसार थे, इनके समय इसकी राजधानी थी राजगृह। क्या राजधानी थी बच्चों? राजगृह, ठीक है। अब पूछा है कि पाटलिपुत्र किसके समय बनी। तो पाटलिपुत्र जो बनी थी वो उदयन के समय, जो तीसरा राजा था उदयन, उदयन के समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बन गई थी, ठीक है। हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि जो उदयन था उसने अजातशत्रु का पुत्र था गंगा और सोन, दो महत्वपूर्ण नदी। इनको देखो, पढ़ो, आराम से याद करना है आप लोगों को। गंगा और सोन नदियां, किसका संगम पूछा जाए अगर पूछ ले, जो पाटलिपुत्र है वो कैपिटल ऑफ मगध किन दो नदियों के किनारे, किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो उसका उत्तर हो जाएगा गंगा और सोन। क्या ना उत्तर हो जाएगा? गंगा और सोन, ठीक है। मैं उम्मीद है आपको क्लियर आंसर हो गया होगा, समझ भी गए होंगे। अब हम लोग अगर चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो पूछ रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म स्थान कौन सा है। तो हम लोग को पता है कि जैन धर्म में टोटल 24वें तीर्थंकर हुए। 23 में कौन थे? पार्श्वनाथ। याद कर लीजिए बच्चों, 23 में थे पार्श्वनाथ, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। 23 में तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 24 में पूछा, 24 में महावीर थे। तो इनका पूछा कि जन्म स्थान क्या है। तो इसके ऑप्शन हैं आपके पास, पावापुरी, कुंडनबन, वैशाली यानी कुंडग्राम, अब बोध गया, ठीक है। तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा
वैशाली का कुंडग्राम, उत्तर सी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। तो महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ और इनका निधन पावापुरी में हुआ था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ, हम लोगों ने पढ़ा है अभी, कुंडग्राम। ये कहाँ है, वैशाली में। ठीक है, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो वो हमको याद हो गया, पावापुरी। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने एक साथ आपको करा दिए। जन्म कुंडग्राम, मृत्यु पावापुरी। उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन भी कर लेंगे लास्ट में, जब हम लोग सेशन को खत्म करेंगे, जिससे आपको एक बार पूरी क्लैरिटी आ जाए। अगला प्रश्न हम लोग 5वें प्रश्न को बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके जो गुरु थे, जिनको हम लोग बहुत फेमस हैं, उनका नाम था कौटिल्य। कौटिल्य की सहायता से धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। अब देखिए ऑप्शन अगर आपके देखे थे, तो इसका कह रहा है ऑप्शन राजगिरी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पाटलिपुत्र, तीसरा कह रहा है वैशाली, चौथा कह रहा है ऑप्शन चंपा। तो चंद्रगुप्त के समय जो उसकी राजधानी थी, वो क्या राजधानी थी बच्चों, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी, आपको याद ही होगा, थोड़ी देर पहले हमने ऊपर पढ़ा था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने करी थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसकी कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र। तो देखते हैं क्या एक्सप्रेस भी पढ़ाते हैं आपको। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद नंद वंश का शासक था धनानंद। ठीक है, धनानंद अंतिम शासक था, उसको अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से पराजित किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पाटलिपुत्र को अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाया। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। ठीक है, हम अपने छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध और उसके पश्चाताप का वर्णन है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि अपने जो राजा बना था, तो राज्याभिषेक के 9वें वर्ष क्या किया था, अशोक ने कलिंग युद्ध किया था। ठीक है, कलिंग उड़ीसा में है, कलिंग वॉर किया था। ठीक है, बहुत ही भीषण युद्ध था और युद्ध के पश्चात उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, कहा जाता है कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने पश्चाताप के रूप में फिर कभी ना युद्ध करने की शपथ ली। तो हम लोग को देखते हैं कि उसने जगह जगह पर कई शिलालेख अपने अभिलेखों को पूरे राज्य में उसने लगवाया था, तो उसका वर्णन मिलता है हम लोग। तो हम ये पूछ रहे हैं सवाल, कलिंग युद्ध का वर्णन हमें और उसके पश्चाताप का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है। तो जो हम लोग पढ़ सकते हैं, उसका शिलालेख जो 13वां शिलालेख, क्या आंसर होगा, 13वां शिलालेख। ठीक है, तो याद कर लेना है 13वां शिलालेख में हमें उसका युद्ध और उसके पश्चाताप का वर्णन मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का भी वर्णन है। इस युद्ध में भीषण हिंसा के कारण अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने धम्म की नीति, कौन सी नीति बच्चों, धम्म की नीति। अगर सवाल आ जाए तो धम्म की नीति अशोक ने क्यों क्यों अपनाई, तो उसका आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध में भीषण हिंसा, कलिंग युद्ध की भीषण हिंसा के पश्चात हृदय परिवर्तन, क्या हुआ बच्चों, हृदय परिवर्तन हुआ और उसके पश्चात उसने धम्म की नीति अपना दी। और ऐसे इस कलिंग का युद्ध धम्म नीति के जो अपनाने की बात है, इन सभी का वर्णन हमें 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा। और हम लोग अगले प्रश्न सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़े। तो सवाल कह रहा है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन। ठीक है, सवाल है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने जितने भी युद्ध लड़े थे, पर वो कभी नहीं हारा, एक भी युद्ध समुद्रगुप्त कभी नहीं हारा। इसी कारण उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। और ऐसा किसने कहा, अगर सवाल आ जाए कि भारत के नेपोलियन को, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन का नाम किसने दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा B.A. स्मिथ। ये थे एक इतिहासकार थे, B.A. स्मिथ। उन्होंने भारत के जो समुद्रगुप्त था, उसकी सैन्य सफलताओं और विजयों के कारण से भारत का नेपोलियन का नाम दिया। ठीक है, तो इसके 2 उत्तर हो जाएंगे। जैसे अगर सवाल आ जाए कि भारत का नेपोलियन कौन, तो उत्तर समुद्रगुप्त। सवाल आ जाए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा B.A. स्मिथ। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे और
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 7 सवाल पढ़े हैं और लास्ट में हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे, क्विक रिवीजन जिसे बोलते हैं, जिससे आपको सारे एक बार क्लियर हो जाए। अगला सवाल 8वां सवाल है। सवाल है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान, क्या नाम है, फायान। ठीक है, चीनी यात्री। देखो 2-3 सवाल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ये अरबी नहीं, फारसी नहीं, ये चीनी यात्री है। नाम क्या है, फायान। ठीक है, आपके ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन हर्षवर्धन और चौथा ऑप्शन समुद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा कि फायान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय भारत में आया था, जो कि एक चीनी यात्री था। इसने पाटलिपुत्र और नालंदा के जो मठों हैं उनका दौरा किया, बौद्ध धर्म पर महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया। एक और चीनी यात्री था जिसका नाम था चीनी यात्री चीनी ह्वेनसांग। क्या नाम था बच्चों, ह्वेनसांग। ठीक है, हमने पढ़ा फायान, अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी ह्वेनसांग के बारे में। ह्वेनसांग अगर सवाल आ जाए ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में आया था। ठीक है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ह्वेनसांग मतलब हा और हर्ष। ठीक है, दोनों हा हा। आपको एक मतलब ट्रिक है, आपको याद हो जाएगी मेरे ख्याल से। तो दोनों आपको नाम याद हो गए हुए, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि थी। चीनी आती है दूसरा ह्वेनसांग, हर्ष के समय भारत में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको स्टार बना लीजिए आप लोग। कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय, स्टार बना लेते हैं हम लोग। कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की। ठीक है, तो पहला सवाल यहाँ से अगर बन जाए कि किस वंश के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो पहला उसका उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश। ठीक है, उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश। ठीक है, और दूसरा अगर हम सवाल आ जाए, दूसरा सवाल बन जाए कि जैसे इसमें पूछा गया कि किस शासक ने गुप्त वंश के शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, आपके ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, कुमार गुप्त फर्स्ट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्कंद गुप्त, तीसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा बुद्ध गुप्त, चौथा ऑप्शन है विष्णु गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमार गुप्त। क्या उत्तर हो जाएगा बच्चों, कुमार गुप्त फर्स्ट। ठीक है, पहला, इसका पहला उत्तर यानी ए आंसर ही इसका सही उत्तर है, इसका नाम है कुमार गुप्त। तो अगर इसमें 2 सवाल बन सकते हैं आपके, क्लियर हम लोग कर दें इसको, तो 2 सवाल बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं 2 सवाल, ये पहला सवाल आपसे बन सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा की गई। तो कौन सा किस वंश का नाम पूछे तो आपका वंश हो जाएगा गुप्त वंश। क्या हो जाएगा बच्चों, गुप्त वंश। अगर वो दूसरा सवाल पूछेंगे नालंदा किस राजा ने की, राजा का नाम पूछे, तो आपको नाम हमने बताया है कुमार गुप्त। ये एक बहुत ही बिहार स्पेशल का महत्वपूर्ण सवाल है और कई विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, आपके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। तो 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त शासक प्रथम ने, गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की, जो कि एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र था। कौन सा केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। अगर एक से सवाल आपको बताया जाए तो नालंदा जो विश्वविद्यालय हमने पढ़ा है इसको नष्ट किसने किया था, तो हम लोग पढ़ते हैं बख्तियार बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी नामक एक योद्धा हुआ था, उसने जो जितने भी नालंदा था और हमारे जो पाल शासकों के द्वारा बनवाए गए अवंतपुरी महाविहार था, इन सभी को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, क्लियरिटी आ गई होगी। वंश किसने, गुप्त वंश। शासक का नाम पूछे तो कुमार गुप्त फर्स्ट, और नष्ट किसने किया, जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, उसका नाम है बख्तियार खिलजी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े, चौथा 10वां सवाल पढ़ते हैं। उदंतपुरी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, उदानपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग। उदानपुरी एक बौद्ध शिक्षा केंद्र था, बौद्ध शिक्षा केंद्र। ठीक है, क्या नाम था, मतलब क्या था, बौद्ध शिक्षा केंद्र था। आपके ऑप्शन है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गुजरात। जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि उदानपुरी की स्थापना उड़ीसा में, सॉरी ये सारे सॉरी 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 उदानपुरी शिक्षा केंद्र की स्थापना गोपाल ने
उदंतपुर में की थी, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, हम लोग बिहार स्टेशन पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ पड़ता है? उदंतपुर बिहार में की थी। इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा उदंतपुरी शिक्षा केंद्र, और ये बौद्ध शिक्षा केंद्र था। ठीक है, क्या नाम था? बौद्ध शिक्षा केंद्र। ठीक है, तो हम लोग एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। उदंतपुरी महाविहार बिहार शरीफ, बिहार शरीफ, बिहार शरीफ कहाँ है बच्चों? नालंदा। कहाँ है? नालंदा। नालंदा था, बिहार शरीफ के उदंतपुर में था। इसका जिला आज वर्तमान जिला है नालंदा। इसकी स्थापना पाल वंश के साधक गोपाल ने की। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाए तो पाल वंश का संस्थापक जो था वो गोपाल ही था, यानी पहला शासक था गोपाल, और इसी ने उदंतपुरी की स्थापना की। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो दूसरा सवाल यानी 11वां सवाल देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये कहाँ है बच्चों? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर में है। ऑप्शन से आपके किसने बनवाया? तो गोपाल तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है गोपाल ने उदंतपुरी बनवाया था। क्लियर करें आप लोगों के लिए एक बार दोबारा से। ये देखिए, गोपाल ने उदंतपुरी बनवाया था। आपके अलग ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, और चौथा ऑप्शन है महिपाल। इसका जो सही आंसर है वो है धर्मपाल। क्या नाम है? धर्मपाल। बी, बी धर्मपाल, धर्मपाल। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं सदी में पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। हमने आपको 3 पढ़ाए। क्या नाम पढ़ाए? एक हमने आपको पढ़ाया था नालंदा, बस साम्राज्य, साम्राज्य बाद में करते हैं, आपको पहले एक बार सारे खत्म कर लेते हैं। ठीक है, सवाल नंबर हम लोग आ गए हैं 12 पे। अब हम 12 नंबर सवाल पे पढ़ते हैं। कह रहा है कि किस तुर्की शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, जो कि हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। ठीक है, यहाँ भी पढ़ लेते हैं, आपको पता ही होगा आंसर। ऑप्शन है आपके महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। आपको पहले हमने बताया था कि बख्तियार खिलजी ने जितने भी नालंदा विश्वविद्यालय था, उदयनपुरी महाविहार था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, इन तीनों को ही एक ही ने नष्ट किया। उसका नाम था बख्तियार खिलजी। पढ़ लेते हैं हम लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? जिसने गुलाम वंश की स्थापना करी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ेंगे आगे, तब बताएंगे आपको। 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा, विक्रमशिला, शासक उदंतपुरी, इन तीनों को ही एक ही ने नष्ट किया। उसका नाम था बख्तियार खिलजी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? जबकि शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की नष्ट किया, तो उसका नाम है बख्तियार खिलजी। ठीक है, हम लोग 13वें सवाल पे आते हैं, और सवाल पूछ रहा है कि शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, हम आपके ऑप्शन पढ़ते हैं यहाँ पे। जलाल खां, फरीद, बहलोल खां, निजाम खां। इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन है बी, फरीद। क्या नाम बच्चों? फरीद। मतलब हम आपको बताते हैं कि बचपन में इसने एक शेर को मार डाला था। फरीद नाम था इसका बचपन का। इसने एक शेर को मार डाला, जिसके बाद उसके मालिक ने उसको शेर खान की उपाधि दी, जो बाद में शेर शाह के नाम से जाना गया। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? बचपन का नाम क्या था? फरीद। बाद में उपाधि दी गई इसके द्वारा शेर खां। ठीक है, शेर खां की उपाधि दी गई। आगे चल के इसका नाम क्या पड़ा बच्चों? शेर शाह। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें कि इसके जो मालिक कौन था, यानी उपाधि शेर शाह किसने दी, तो बहार खां, सॉरी, जिसका नाम था बहार खां नूरानी, नूहानी। क्या नाम था बच्चों? बहार खां नूहानी। इसी ने इसको शेर खां की उपाधि प्रदान की। ठीक है, और बचपन का नाम क्या था? फरीद, जो कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 पूछ रहा है शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस राज्य में स्थित है? किस शहर में स्थित है? सॉरी, शेरशाह सूरी बिहार के किस शहर में स्थित है? हम लोगों को भी पढ़ा शेरशाह का नाम। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है पटना, गया, सासाराम, भागलपुर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सासाराम। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ठीक है, तो आप डिफरेंस बढ़ लेते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, जो कि एक कृत्रिम झील के चारों ओर बना हुआ है। ठीक है, कहाँ बना हुआ है? कृत्रिम झील के चारों ओर बना हुआ है शेरशाह सूरी का मकबरा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि शेरशाह सूरी ने और क्या क्या बनवाया, तो हम लोग देख सकते हैं कि शेरशाह सूरी के द्वारा एक
रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का किला, ठीक है। साथ ही साथ दिल्ली में किला ए कोहना, किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण कराया गया, ठीक है। दिल्ली में किला ए कोहना मस्जिद और रोहतासगढ़ का किला भी शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनवाया गया था, ठीक है। अब लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 15 देखते हैं। सवाल नंबर 15 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर बिहार का नेतृत्व किसने किया। हमने पढ़ा है कि 1857 का विद्रोह भारत में एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, जैसे बी डी सावरकर ने कहा था। तो हम देखते हैं कि बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया जगदीशपुर में। तो आपके ऑप्शंस हैं पीर अली, नाना साहब, कुंवर सिंह, चाचा टोपे। क्या क्या ऑप्शन है आपके? पीर अली, नाना साहब, पीर अली, नाना साहब, कुंवर सिंह, तात्या टोपे। क्लियर हुए? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कुंवर सिंह। क्या उत्तर हो जाएगा बच्चों? कुंवर सिंह। तो आपसे अगर पूछे कि बिहार का 1857 का नेतृत्व किसने किया, तब भी आपका उत्तर क्या बनेगा? कुंवर सिंह। अगर आपका सवाल बन जाए एक और कि पीर सिंह ने कहा किया, तो पीर सिंह ने पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं लोग। नानपुर जो सवाल नंबर आपका है 16, हम लोग सवाल नंबर 16 पे हैं। ये एक सवाल है जो बहुत बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया। आप चाहें तो इसको 5 स्टार बना सकते हैं। कितने स्टार बच्चों? 5 स्टार, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 16 पूछ रहा है कि बिहार को बंगाल से अलग करके एक अलग प्रांत कब बनाया गया। अलग प्रांत कब बनाया गया? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1905, 1912, 1936, 1947। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1912, ठीक है। क्या उत्तर हो जाएगा? 1912। आपको याद कर लेना है 1912। और साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि बिहार, इसके अलावा 1 अप्रैल 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके नए प्रांत के रूप में गठित किया गया। इसमें उड़ीसा भी शामिल था। अगर बिहार दिवस की बात पूछी जा रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार दिवस, इसका उत्तर हो जाएगा 12। बिहार दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? मार्च में, 22 मार्च, 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा की गई थी। तो 1 अप्रैल को ये विभाजन अस्तित्व में आया था। क्लियर? ठीक है। बिहार दिवस 22 मार्च, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, विभिन्न परीक्षाओं पीसीएस, मतलब बिहार पीसीएस यानी जिसे हम लोग बीपीएससी बोलते हैं, इसमें कई बार पूछा हुआ ये सवाल है कि बिहार के अलग प्रांत कब बनाया गया। इसके अलावा हम लोग देखते हैं 1936 का डेट याद कर लें। 1936 को बिहार व उड़ीसा दो अलग अलग प्रांत बने, ठीक है, अलग अलग प्रांत बने, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए तो बस 2000 में झारखंड, क्या झारखंड को बिहार से अलग किया गया, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 17। ये देखो, हमने आपको ऊपर ही बताया था, नीचे वही सवाल दोबारा पूछ लिया गया है। सवाल कह रहा है कि किस वर्ष बिहार को उड़ीसा से अलग करके प्रांत बनाया गया। आपको पता ही होगा, मैं ऊपर आपको पहले ही बता दिया था। ऑप्शन है आपके 1935, 1936, 1947 और 1950। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1936। हमने आपको पहले ही बताया था। तो हम लोग पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन भी। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। हम लोग आगे फिर जब लाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें बहुत सारे व्यापक प्रावधान किए गए थे। उनमें एक प्रावधान ये भी था कि बिहार को उड़ीसा से अलग करके अलग अलग दोनों प्रांतों को अलग अलग प्रांत बना दिया जाएगा। तो 1 अप्रैल, क्या तारीख थी? 1 अप्रैल को बिहार व उड़ीसा को तो अलग अलग प्रांतों में विभाजित किया गया, ठीक है। अगला हम लोग सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 कह रहा है कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है 1915, 1917, 1919 और 1920। आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 1917, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था।
इसका महात्मा गांधी माने माननीय महात्मा गांधी को जो आमंत्रण था बिहार आने का, बिहार आने का जो आमंत्रण दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया? राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार आने का आमंत्रण दिया। और चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ? इसको हम लोग बोलते हैं तीन कटिया प्रथा। क्या बोलते हैं बच्चों? तीन कटिया प्रथा। इसका तात्पर्य यह था कि जैसे हमारे पास 20 कट्टा कोई भूमि है, कितना बच्चों? 20 कट्टा भूमि है, तो उसमें से 3 कट्टा, मिनिमम 3 कट्टा नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, जिसका बाकी किसान विरोध कर रहे थे, जबकि बाकी जो जमींदार थे वो अंग्रेजों के साथ मिलकर उनका शोषण कर रहे थे और मजबूरन नील की खेती के लिए उनको मजबूर किया जा रहा था। इसी का वो लोग विरोध कर रहे थे। इसी उपलक्ष्य में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार आने का आमंत्रण दिया और महात्मा गांधी के बिहार आने पर 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू हुआ। उम्मीद है पूरी बात क्लियर समझ आ गई होगी। ऑप्शन सबके पूछे कि आमंत्रण किसने दिया, तो उसका ऑप्शन मिलेगा राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, उसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। चंपारण कब शुरू हुआ, उसका उत्तर हो जाएगा 1917 में। चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ, तो उसका उत्तर हो जाएगा बिहार में हुआ। उसका कारण क्या था, तो वो था तीन कटिया प्रथा। इतने सारे क्वेश्चन के सवाल मतलब आंसर आपको एक ही सवाल में दे दिया गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पढ़ते हैं। 1917 में, सॉरी ये तो हो गया 1917 वाला, तो आगे बढ़ते हैं। 19 सवाल नंबर 19, जयप्रकाश नारायण JP नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? ठीक है, आपके उत्तर हो रहे हैं, आपके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत में जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का निर्माण किया और क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन को बहुत ही व्यापक बनाने तथा स्वतंत्रता के लिए पूर्ण प्रयास करने के क्रम में आजाद दस्ता का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब लोग मेंस में आगे पढ़ेंगे तो आजाद दस्ता एक पूरा एक सवाल ही अलग से बनाया जाता है आजाद दस्ता पे। तो हम लोग पढ़ सकते हैं कि आजाद दस्ता किसने गठित किया था? जयप्रकाश नारायण ने। और ये कब था? क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो ये किससे जुड़े हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा। और इनको जब गिरफ्तार किया गया तो हजारीबाग जेल से ये भागकर भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व करने लगे थे। कौन सी जेल से फरार हुए थे ये लोग? हजारीबाग जेल। ठीक है, नाम याद कर लेना है, हजारीबाग जेल। ठीक है, सवाल नंबर 20 हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 क्या पूछता है कि बिहार में सदाकत आश्रम, पूछा सदाकत आश्रम की स्थापना किसने करी? ठीक है, तो इसका आपके ऑप्शन आपके हैं राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, मौलाना अबुल कलाम आजाद, चौथा ऑप्शन है आपका जयप्रकाश नारायण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मजहरुल हक। मजहरुल नहीं, नाम क्षमा करना, मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही नाम पुकारने में। उसका सही नाम है मजहरुल हक। ठीक है, तो हम लोग पढ़ सकते हैं इन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 में की थी। किसमें की थी? 1920 में, असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, इसी के क्रम में इन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 में की। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने एक सदाकत आश्रम से एक न्यूज़पेपर भी निकाला जिसका नाम था द मदरलैंड। ठीक है, आपको याद होगा द मदरलैंड। ठीक है, इन्होंने कहाँ बनाया था ये आश्रम? दीघा में बनाया था ये सदाकत आश्रम। अगर हम थोड़े एक्शन इन्फॉर्मेशन दी जाए तो जो सदाकत आश्रम के बनाने की जिनकी भूमि थी, उनके मित्र खैरुन मियाँ थे। उनका नाम क्या था? खैरुन मियाँ। उन्होंने इसके लिए भूमि प्रोवाइड की थी। किसने की थी? खैरुन मियाँ ने। आपको 2-3 सवाल हो गए इसमें, क्लियर कर लेते हैं एक बार हम। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? मजहरुल हक ने किया। उन्होंने एक पत्र निकाला जिसका नाम था मदरलैंड। ठीक है, और 1921 में इसकी स्थापना यहाँ पे निकाला गया, यहीं से सदाकत आश्रम से, और ये बनाया गया दीघा में। और चौथा इनकी जो भूमि थी वो उन्होंने मित्र खैरुन मियाँ ने उपलब्ध कराई थी। ठीक है, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं पिछला सारा एक बार ठीक से देखते हैं। यहाँ पे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि बिहार को किस नाम से जाना जाता था? मगध। ठीक है,
क्या नाम था मगध। 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिनमें से 3 बिहार में थे। इनका नाम था मगध, बज्जी और अंग। तो बिहार को हम लोग मुख्य जो साउथ बिहार था उसको हम लोग मगध के नाम से जानते थे। हमने फिर पढ़ा कि किस शासक को पितृहंता के नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, जिसके कारण उसे पितृहंता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमने आपको बता दिया था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, हमने बताया था हरिवंश में 3 राजा हुए शुरुआत के, उनमें बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन था। उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी राजधानी के रूप में, और ये गंगा और सोन नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, चौथा सवाल, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। 23वें पार्श्वनाथ, हमने आपको बताया था। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में। ठीक है, आपको याद होगा। पांचवा सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की राजधानी कहाँ थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय की राजधानी कहाँ थी, राजधानी थी पाटलिपुत्र। हमने आपको ऊपर पढ़ाया था कि जो पाटलिपुत्र है उसकी स्थापना किसने करी थी, उदयन ने। किसने करी थी, उदयन ने। ठीक है, इसके गुरु कौटिल्य थे। कौटिल्य की सहायता से इसने अंतिम नंद वंश के साथ घाणनंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना करी। ठीक है, अगला सवाल ये है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध और उसके पश्चाताप का वर्णन मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध उसके पश्चाताप का वर्णन मिलता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो हमने आपको बताया था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऐसा कहने वाले जो इसका इतिहासकार थे उनका नाम था D.A. स्मिथ। ठीक है, अगला सवाल, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था। चीनी यात्री फायान, तो आपको बताया था मैंने चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के समय फायान भारत में आया था। और हमने एक शब्द बताया था ह्वेनसांग हर्ष के समय भारत में आया था। ठीक है, अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने करी। तो हमने आपको बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त फर्स्ट यानी प्रथम ने करी थी। और ये बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था, शिक्षा केंद्र था, और उसको नष्ट बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं कि उदानपुरी, क्या पढ़ते हैं, उदानपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है। हम लोग बिहार स्थित पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि ये बिहार के बारे में ही सवाल होगा। तो ये सवाल है कि उदानपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। कहाँ बच्चों स्थित है, बिहार के बिहार शरीफ में स्थित है। उसकी स्थापना पाल वंश के पहले शासक यानी संस्थापक गोपाल ने करी थी। ठीक है, अगला सवाल आपका है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी, तो इसका आपका उत्तर जाएगा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, भागलपुर में। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है किस तुर्की शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। हमने आपको पहले ही बताया था नालंदा के साथ साथ जो विक्रमशिला था, विक्रमशिला, उसके अलावा उदंतपुरी, इन तीनों को ही एक ही ने नष्ट किया। उसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था, बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ठीक है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम हमने आपको पढ़ाया था, उसका वास्तविक नाम था फरीद। क्या नाम था बच्चों, फरीद। फरीद, उसको शेर खां की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा, बाहर खां नुहानी के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल ये है कि शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस शहर में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस शहर में स्थित है, हमने आपको बताया था सासाराम में। कहाँ स्थित है, सासाराम में। और हमने आपके एक्शन इन्फॉर्मेशन में बताया था कि रोहतासगढ़ का किला और दिल्ली में किला कोहना यानी किला कोहना मस्जिद का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर यानी बिहार का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका उत्तर हो गया था कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। पटना में पीर अली, एक पुस्तक विक्रेता थे, उन्होंने नेतृत्व किया था पीर अली के नाम, पीर अली ने पटना में। ठीक, अगला सवाल 16 नंबर सवाल, बिहार को बंगाल से किस अलग करके नया कब अलग करके नया प्रांत बनाया गया था। तो हमने आपको बताया था, ये बहुत ही जरूरी सवाल है, इसका उत्तर हो जाएगा 1912। ठीक है, और बिहार दिवस को मनाया जाता है 22 मार्च। कब मनाया जाता है, 22 मार्च। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको बताया था, क्या बताया था बच्चों, कि बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक नया प्रांत अलग, दोनों मतलब बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांत के रूप में कब बनाया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा 1936। ठीक है, बिहार और उड़ीसा को अलग 1936 में बनाया गया। उसके बाद 2000 में झारखंड भी बिहार से अलग हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 17, हमने आपको पहले ही बता दिया 1936 हो जाएगा इसका उत्तर। कब बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया, 1936 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ठीक है, अगला सवाल है, महात्मा गांधी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जन चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा 1917। और कारण था 3 कटिया प्रथा यानी 3/20 प्रथा। 3 कटिया प्रथा, महात्मा गांधी को आमंत्रण किसने दिया था, राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, ये आपको याद होगा। अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो आपको बताया था मैंने, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने आजाद दस्ता का गठन भारत में किया स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, और इनको जब जेल हुई थी, हजारीबाग जेल,
तो ये वहाँ से भागकर भूमिगत आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया था। ठीक है, ओके। हम आज का लास्ट सवाल पढ़ते हैं, सवाल नंबर 20। बाकी का सीरीज हम लोग जारी रखेंगे और इसी तरह के आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो सीधे आपके प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इस तरह के प्रश्न को हम लोग रोज टैकल करेंगे और हमें उम्मीद है इनको आगे वाले जितने भी एग्जाम है बिहार के, उन सभी में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। और इन 20 सवालों के साथ हमने कई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, लगभग हमने लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट 50 सवाल लगभग सॉल्व किए होंगे आज। तो लास्ट सवाल आपके, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मजूरल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। उन्होंने एक अखबार निकाला था, इसका नाम था मदरलैंड, 1921 में। ठीक है, 1920 में इन्होंने आश्रम बनाया था, 1921 में अखबार निकाला और ये कहाँ बना है? दीघा। ठीक है, दीघा में बनाया था। और इन्होंने जो भूमि दी थी वो अपने मित्र खालिद मियाँ से प्राप्त की थी। 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसी दौरान इन्होंने 1920 में ही सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अगले पार्ट में हम आपसे दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच।